क्लियोपेट्रा, सौंदर्य और रोमांस की मूरत कही जाने वाली मिस्र की ऐसी महारानी जिसकी मृत्यु को आज 2000 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, मगर अब भी लोग उसे याद करते हैं, जिस पे बहुत सी किताबें लिखी गई, कई फिल्में भी बनाई गई। लेकिन क्यों? क्लियोपेट्रा के जीवन में ऐसा क्या खास था? चलिए जानते हैं। क्लियोपेट्रा का जन्म पटोलेमैक वंश में हुआ था। यह वंश अपने ही परिवार में किसी से भी शादियां कर लेने के लिए बदनाम था। इसके पीछे उनका उद्देश्य राजवंश की रक्षा करना और अपने एक ही परिवार के अंदर शक्ति बनाए रखना था। तो ऐसे में क्लियोपेट्रा ने भी यही किया। उसने अपने 2 भाइयों पटोलेमी 13 और पटोलेमी 14 से विवाह किया और बाद में खुद क्लियोपेट्रा ही इन दोनों भाइयों की मौत का कारण बनी। दरअसल पहले उसने अपने छोटे भाई पटोलेमी 13 से शादी की। इस दौरान छोटे भाई की उम्र महज 10 वर्ष थी, जबकि क्लियोपेट्रा की आयु 18 वर्ष थी। इस विवाह के बाद दोनों भाइयों के बीच तकरार शुरू हो गई और उनके बीच ताकत की जंग होने लगी, जिसने एक गृह युद्ध का रूप ले लिया। इसी बीच जूलियस सीजर की मदद से क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई की सेना को परास्त कर उसे नील नदी में डुबोकर मरवा दिया। फिर उसने अपने दूसरे भाई पटोलेमी 14 से शादी की और कहते हैं शायद क्लियोपेट्रा के आदेश पर ही बाद में उसे भी मार दिया गया। गौरतलब है कि इन आपसी विवाहों के बावजूद क्लियोपेट्रा का नाम सबसे ज्यादा जूलियस सीजर और मार्क एंथोनी जैसे रोमन सम्राटों के साथ लिया जाता है। इन दोनों से न सिर्फ उसने शादी करके बच्चे पैदा किए, बल्कि इन्हीं शादियों की वजह से आगे चलकर वो मिस्र की आखिरी फिरौन भी बनी। जिस तरह से क्लियोपेट्रा सबसे अलग थी, कुछ वैसे ही उसके अपने रंग रूप की देखभाल करने के तरीके भी थे। अपनी अपीयरेंस को बेहतरीन बनाए रखने के लिए उसने कई तरह के महंगे और अनोखे सौंदर्य उपचार इजाद किए, जिनमें से एक उपचार था गधों के दूध से नहाना। जी हां, माना जाता था कि गधों के दूध में त्वचा को मुलायम बनाने और जवां दिखाने के गुण होते हैं। ऐसे में क्लियोपेट्रा प्रतिदिन गधों के दूध से नहाती थी और इतने दूध के लिए हर दिन उसे 700 दूध देने वाले गधों की आवश्यकता होती थी। अपने होठों को सुर्ख लाल बनाने के लिए क्लियोपेट्रा कुचली हुई चींटियां, कारमाइन और बीजवैक्स का मिश्रण बनाकर लगाती थी। साथ ही अपने चेहरे की त्वचा को चमकदार और जवान बनाए रखने के लिए क्लियोपेट्रा एक फेस पैक भी लगाती थी, जिसको भुने हुए बादाम, शहद और ताजा गधों के दूध के मिश्रण से बनाया जाता था। यानी कि क्लियोपेट्रा की अन्य राजनीतिक रणनीतियों की तरह ही उसका सबसे अलग दिखने का जुनून भी शायद उसकी एक रणनीति थी। प्राचीन मिस्र के अधिकतर लोग आइसिस नामक एक देवी की पूजा किया करते थे, जिसका फायदा क्लियोपेट्रा ने बखूबी उठाया। वो खुद इस देवी की सबसे बड़ी भक्त बनकर लोगों के सामने आई, ताकि देवी के अनुयायियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। क्लियोपेट्रा के इस कदम ने उसके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक समय पर आकर क्लियोपेट्रा ने तमाम कार्यक्रमों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान इसी देवी के जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। ध्यान देने वाली बात है कि आइसिस को फर्टिलिटी, मातृत्व और जादू की देवी कहा जाता था। ऐसे में लोग क्लियोपेट्रा को भी उसी का रूप समझने लगे। इस देवी के प्रतीक का प्रभावी रूप से उपयोग करते हुए क्लियोपेट्रा ने जनता के दिलों में एक खास जगह बना ली। आइसिस के साथ इस संबंध से क्लियोपेट्रा को देवी के मौजूदा धार्मिक अनुयायियों का सहयोग तो मिला ही, साथ ही उसकी छवि हर किसी के दिल में एक दयालु और सहानुभूति रखने वाले शासक की बन गई। क्लियोपेट्रा अपने अपार धन और शक्ति के प्रदर्शन के लिए भी जानी जाती थी। एक बार जब रोम के शासक मार्क एंथनी ने क्लियोपेट्रा को रोम के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए तारसस बुलाया, तो क्लियोपेट्रा वहां एक सोने से बना पानी का जहाज लेकर पहुंच गई। इस जहाज पर सोने, चांदी और हीरे मोती जड़े हुए थे। साथ ही इसमें खूबसूरत महिलाएं मधुर संगीत पर नाच रही थी। इस गोल्डन शिप से जबरदस्त एंट्री करने के बाद मार्क एंथनी के यहां पहुंचकर क्लियोपेट्रा ने शानदार भोजन का आयोजन किया। भोजन के इस कार्यक्रम में अनेकों विदेशी खाने, शराब और मनोरंजन की व्यवस्था की गई थी, जिसे देखकर मार्क एंथनी काफी प्रभावित हुआ। मतलब कि योजनाबद्ध तरीके से क्लियोपेट्रा रोम के शासक को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रही। ऐसा करके उसने एक महिला होते हुए भी
मिस्र की एक कुशल और स्वतंत्र शासक होने का प्रमाण दिया, जिसका प्रभाव आगे चलकर मिस्र और रोम के आपसी संबंधों पर भी काफी अच्छा रहा। अक्सर फिल्मी पर्दे पर क्लियोपेट्रा को बेहद सुंदर और कामुक दिखाया जाता है, लेकिन लोकप्रिय मान्यताओं के विपरीत संभवतः क्लियोपेट्रा उतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी जैसा कि अक्सर उसे साहित्य और मीडिया में चित्रित किया जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस समय की ऐसी कोई तस्वीर या फिर हाथ के लिखे लेख ना के समान है जिनमें उसकी सुंदरता का बखान किया गया हो। वैसे कुछ ऐतिहासिक सिक्के और मूर्तियां जरूर है जिनमें इस महान रानी को तीखा नाक, लंबी ठुड्डी और गहरी आंखों के साथ दिखाया गया है। इस तरह के नैन नक्श आधुनिक सौंदर्य मानकों के साथ मेल नहीं खाते, मगर हो सकता है कि उस दौर में यही सुंदरता की परिभाषा हुआ करती थी। खैर, देखा जाए तो सौंदर्य की परिभाषा हर किसी के लिए व्यक्तिगत है, यानी कि जो आपको सुंदर लगता हो वो आपके दोस्त को बदसूरत भी लग सकता है। और शायद क्लियोपेट्रा की सुंदरता उसके शारीरिक रूप से नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता के कारण थी। क्लियोपेट्रा की मौत किन कारणों से हुई, ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच एक चर्चा का विषय है। एक कहानी के अनुसार उसने आखिर में खुद को एक सांप से कटवाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इसके अलावा भी क्लियोपेट्रा की मौत के कुछ अन्य किस्से भी मशहूर है, जिसमें उसकी मौत सांप के काटने से नहीं होती। देखा जाए तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसकी मौत कैसे हुई, मगर इतना जरूर है कि मरने से पहले ये रानी इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर गई। प्राचीन मिस्र का एक सबसे बड़ा रहस्य है कि क्लियोपेट्रा का मकबरा आखिर कहां है। ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद मिस्र के लोग नहीं जानते कि उनकी इस अंतिम फेरों की कब्र कहां पर है। क्लियोपेट्रा के उस आखिरी विश्राम स्थल की तलाश आज भी तमाम इतिहासकारों और पुरातात्वज्ञों को है, मगर अब भी ये महज एक रहस्य ही बना हुआ है। प्राचीन रोमन इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार क्लियोपेट्रा और मार्क एंथनी को उनकी आत्महत्या के बाद एक साथ दफनाया गया था। प्लूटार्क ने लिखा कि जिस ताबूत में क्लियोपेट्रा को दफनाया गया वो सोने से बना था और उसे महंगे रत्नों से सजाया गया था। क्लियोपेट्रा के इस ताबूत को बाद में मिस्र के भगवान ओसारिस को समर्पित करते हुए उन्हीं के एक मंदिर में दफना दिया गया, जिस मंदिर की सही लोकेशन आज भी लोग ढूंढने में लगे हुए हैं।